कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के 8वें प्रकरण अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय को हमने इसके पहले देखा था। अब आज हम उसी पाठ में एक एक देश भारत और ब्राज़ील दोनों की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को, जिसमें कृषि, खनन कार्य और पशुपालन या मछली पालन शामिल है, उसको हम अलग अलग संदर्भों में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, और उसमें पहला कार्य है कृषि। ब्राज़ील की कृषि को देखते हैं। ब्राज़ील में खेती किस प्रकार होती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ब्राज़ील का मानचित्र आपके सामने है और उसमें खेती में, कृषि में पैदा होने वाली फसलों का एक सूची, इंडेक्स यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं कहवा यानी काफ़ी, चावल, मक्का, गन्ना, कोको, रबर, केला, संतरा, सोयाबीन, इन प्रमुख फसलों के उत्पादन को संकेतों के माध्यम से दिखाया गया है। ब्राज़ील का मानचित्र देखने से ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्राज़ील के इस तटीय भाग पर और ये जो ब्राज़ील का ऊंचाई वाला भाग है, जिसको हम ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग कहते हैं, उन दोनों क्षेत्रों में, उच्च भूमि पर और तटीय क्षेत्रों पर कृषि की पैदावार अच्छी हो रही है, खेती अच्छी हो रही है। इसको इस प्रकार मैप में भर करके हम देखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ी देर में अभी आपके सामने वो चित्र बताता हूँ। फिलहाल कृषि को देखें। ब्राज़ील के इस तटीय क्षेत्र पर और इस उच्च भूमि पर जो कृषि का पैदावार है वो अधिक है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ब्राज़ील के इस उच्च भूमि पर और तटीय क्षेत्रों पर वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है। साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसमें फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। इन कारणों से ब्राज़ील के तटीय हिस्सों में और उच्च भूमि के हिस्सों में कृषि की पैदावार अधिक होती दिख रही है। ब्राज़ील में जो खाने वाली प्रमुख फसलें हैं, जिनको खाद्यान्न की फसलें कहते हैं, उसमें चावल और मक्का, ये दो प्रमुख फसलें हैं। चावल का इंडेक्स आप देख सकते हो, ये है, और उसके नीचे मकई का। तो चावल की खेती कहाँ कहाँ पर हो रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो तटीय भागों में देखिए चावल की कृषि अधिक हो रही है, तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, पूरे तटवर्ती भाग में चावल की कृषि अच्छी हो रही है। और उसी तरह जो मक्के की फसल है, वो भी आप देखोगे कि ब्राज़ील के इस हिस्से में, मध्यवर्ती हिस्से में, मक्के की फसल अधिक हो रही है। साथ ही साथ यहाँ उच्च भूमि पर भी मक्के की फसल अच्छी हो रही है। तो चावल और मक्का यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो देश के तटवर्ती भागों में और मध्यवर्ती भागों में उगाई जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील में जो कैश क्रॉप्स है, नकदी फसलें जिनसे आमदनी होती है, जिनको बेचकर पैसा कमाते हैं, उन फसलों में कहवा, सोयाबीन, कोको और रबर, ये प्रमुख नकदी फसलें हैं। उनका इंडेक्स आप यहाँ देख सकते हो। कोको, रबर, कहवा जैसी फसलें हैं। अब उनके उत्पादन का जो क्षेत्र है वो भी नॉर्मली जो उच्च भूमि का इलाका है वो, और तटवर्ती इलाकों में भी कहवा की फसल दिखाई देती है। कहवा यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी ब्राज़ील का सबसे प्रमुख नकदी फसल है और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कॉफ़ी का उत्पादन और निर्यात ब्राज़ील ही करता है दूसरे देशों को। कहवा के साथ साथ सोयाबीन भी एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और उसका भी यहाँ निर्यात किया जाता है। कहवा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है मिनास, जेराइस और ये साओ पालो का एरिया। इन फसलों के अलावा यहाँ पर केला, अनानास, संतरा और नींबू की प्रजाति के जो फल होते हैं, नींबू की प्रजाति का मतलब नींबू की जाति वाले फल, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, इस तरह के फलों का उत्पादन भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होता है।
अब चर्चा करते हैं पशुपालन की। यहाँ देखिए पशुपालन के लिए इंडेक्स बना हुआ है, ये पशु। आप देखते हैं पशुपालन कहाँ पर अधिक होता है, तो पशुपालन आप देख रहे हो ये ब्राज़ील के जो पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिणी और पश्चिमी इलाके, पैराग्वे पराना नदी के किनारे वाले हिस्सों में, यहाँ पर पशुपालन अधिक हो रहा है। उसका कारण ये है ब्राज़ील के इस इलाके में घास के मैदान हैं। ब्राज़ील और थोड़ा उसके पश्चिम में जहाँ उत्तर लिखा हुआ है उस इलाके में ये अर्जेंटीना का भाग है जो ग्रे कलर से दिख रहा है। तो कुछ अर्जेंटीना का हिस्सा और ब्राज़ील का पश्चिमी किनारे वाला हिस्सा, इन दो क्षेत्रों को मिला करके यहाँ एक घास का मैदान तैयार होता है। उस घास के मैदान में पशुपालन का काम बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। इसको यहाँ पंपास का मैदान कहते हैं, पंपास घास का मैदान। तो ये ब्राज़ील के पशुपालन की बात हुई। अगला यहाँ मत्स्य उत्पादन की स्थिति देखेंगे। आपको पता है कि मछली पकड़ने का काम ज़्यादातर समुद्र के तटवर्ती इलाकों में होता है और उसका इंडेक्स आप देख लो, ये फिश बना हुआ है। फिश का जो क्षेत्र है, फिशरी का क्षेत्र, वो देखो तटीय भागों में, समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में देखिए यहाँ पर फिशरी का उत्पादन, मछली का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि तटीय भागों में समुद्र का किनारा है, तकरीबन 7,400 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। दूसरा, एक यहाँ आप देख रहे हो एक लाल कलर की रेखा है, एक ब्लू कलर की। तो जो लाल रंग की रेखा है वहाँ एक गर्म समुद्री धारा चलती है जिसका नाम है ब्राज़ील का प्रवाह या ब्राज़ीलियन करेंट। और जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये शीत प्रवाह है, एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है फाकलैंड की धारा। तो गर्म और ठंडी धाराएं दोनों जहां मिल रही हैं उस इलाके में मछली पकड़ने का व्यवसाय, मत्स्यपालन, ये मत्स्यमारी का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। अब क्या कारण है कि समुद्र के किनारे जहां दो अलग अलग टाइप की धाराएं, एक गर्म और एक ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ मछली पकड़ने का काम ज़्यादा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ का जल एक ख़ास तरह की वनस्पति जो समुद्र में उगती है जिसको प्लैंकटन कहते हैं, उस प्लैंकटन के उगने के लिए, प्लैंकटन के बनने के लिए वो बहुत ही अच्छी जलवायु, बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पर प्लैंकटन खूब तैयार होता है। प्लैंकटन एक घास है, बहुत माइक्रो, बहुत छोटी घास है जिसको मछलियाँ खाती हैं। उन घासों को खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पर आती हैं और इसलिए मत्स्यमारी का व्यवसाय होता है। दूसरी एक बात यह है कि ब्राज़ील का जो समुद्र तटीय भाग है, तटीय हिस्सा, वो उसकी गहराई कम है। तो गहराई कम होने से मत्स्य व्यवसाय यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। मछली पकड़ने का काम यहाँ पर बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। यहाँ परंपरागत तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से भी मछली पकड़ने का काम यहाँ पर होता है। यहाँ के मछुआरे व्यक्तिगत रूप से अपना इंडिविजुअल और साथ ही साथ सामूहिक रूप से मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनके पास आधुनिक यंत्र हैं मछली पकड़ने के, नाव है जिसमें शीतगृह लगा होता है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज लगा होता है और उनसे मछली पकड़ी जाती है। प्रमुख मछलियों में यहाँ स्वॉर्डफिश, झींगा, केकड़ा, सारडान जैसी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ब्राज़ील के एक चर्चा हम कर लें ब्राज़ील में खनन कार्यों की। यहाँ जो मिनरल्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो आप यहाँ इंडेक्स में देख रहे हो। प्रमुख मिनरल्स में यहाँ है मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा और कोयला। ये तांबा भी पाया जाता है, निकल भी पाया जाता है। ये पर पाए जाने वाले खनिज हैं। अब इन खनिजों का क्षेत्र ब्राज़ील में कहाँ कहाँ पर है वो आप देख लो। खनिजों का क्षेत्र ये देखो, एक त्रिभुज हुआ, ये खनिज है, यहाँ भी खनिज है लोहे का, इसके बाद ये कोयला है ब्लैक का जो आपको दिख रहा है। तो ये ज़्यादातर या तो ब्राज़ील की उच्च भूमि में पाया जा रहा है या ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्सों में खनिज पाए जा रहे हैं। तो इन्हीं भागों में खनिजों की उपलब्धता है और इन्हीं भागों में जो ब्राज़ील के बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़,
वो बने हुए हैं। कारण कि जहाँ खनिज मिलते हैं, खनिज के आसपास क्षेत्रों में ही कारखाने भी बनते हैं। तो ब्राज़ील का ये क्षेत्र खनिजों के मामले में संपन्न है, दक्षिणी भाग, और ब्राज़ील का ये जो उच्च भूमि का भाग है। ब्राज़ील के एक हिस्से में खनिज बिल्कुल नहीं मिलता है, लगभग ना के बराबर है, वो हिस्सा ये है। ये अमेजन नदी के आसपास के इलाकों में, जिसको अमेजन घाटी कहते हैं, वहाँ पर खनिज का व्यवसाय, खनिज निकाला नहीं जाता। उसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, यहाँ जाना मुश्किल है, दुर्गम प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर खनिज नहीं निकाला जाता। और यहाँ के जो लोग हैं वो मूल रूप से आदिवासी लोग हैं, उनके पास वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए भी यहाँ खनिजों का दोहन नहीं होता, खनिज निकाले नहीं जाते। ये तो हुई ब्राज़ील देश में जो प्राथमिक व्यवसाय है, जिसमें खेती भी है, खनन भी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, उसके बाद अब इसके बाद हम अगले वीडियो में इसी संदर्भ में, भारत के संदर्भ में वहाँ की कृषि को देखेंगे, वहाँ के खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ के पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे, इत्यादि विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।